डियर व्यूअर्स, एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। फोटोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा करी थी कि फोटोकेमिस्ट्री क्या होती है और थर्मल और फोटोकेमिकल रिएक्शंस को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं और उन दोनों में क्या मुख्य अंतर है। और साथ ही साथ हमने यह भी देखा था कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं पर कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो कि कार्य करते हैं, जिसमें हमने लैम्बर्ट नियम और लैम्बर्ट बियर नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। आप इस वीडियो के आई टैब को क्लिक कर करके उस वीडियो लिंक पर पहुंच सकते हैं और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आइए आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के विभिन्न नियमों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ग्रोथर्स ड्रेपर नियम के बारे में। डियर फ्रेंड्स, ग्रोथर्स और ड्रेपर्स ने 1818 के अंदर यह जानकारी दी थी कि किसी भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में जो हमारा प्रकाश अवशोषी पदार्थ होता है, उस प्रकाश अवशोषी पदार्थ के द्वारा किसी भी विकिरण का जो भाग अवशोषित किया जाता है वही प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात आने वाली विकिरण का वह भाग जो कि अवशोषित किया जा रहा है, केवल वही प्रकाश रासायनिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, न कि वह भाग जो कि या तो पारगमित हो रहा है या फिर परावर्तित हो रहा है। ग्रोथर्स ड्रेपर का नियम वास्तव में एक प्रकार की सिर्फ क्वालिटेटिव लॉ है, यानी कि गुणात्मक विचलन देता है। यह किसी भी प्रकार से अवशोषित प्रकाश की मात्रा के बारे में बात नहीं करता और न ही उनसे होने वाले जो हमारे अणु हैं उनकी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, जो क्रियाकारी अणु हैं, उनकी संख्याओं के बारे में भी कोई जानकारी नहीं देता। अर्थात इस एक प्रकार से ये सिर्फ क्वालिटेटिव रूल है, नॉट क्वांटिटेटिव। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि जो प्रकाश अवशोषित किया जाता है वो कोई आवश्यक नहीं कि वो सारा का सारा रासायनिक परिवर्तन में काम आ जाए। कुछ भाग फ्लोरोसेंस में काम आता है तो कुछ भाग उसका फास्फोरेसेंस में काम आता है। ये आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस क्या होते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी जाएगी। कभी कभी जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है वो इम्प्योरिटीज क्या करती है, हमारी लाइट रेडिएशंस को अवशोषित कर लेती है और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को दे जाती है, जो कि प्रकाश संवेदी अभिक्रियाओं के उदाहरण के तौर पर मानी जाती है। अर्थात कुछ ऐसे अनवांटेड मटेरियल यदि उपस्थित हैं जो हमारे प्रकाश विकिरण का अवशोषण कर लें और वो क्या करें, हमारे जो क्रियाकारी अणु हैं जो कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के मुख्य स्रोत व आधारत्री हैं, यदि वहां पर वो अवशोषण करके उन्हें दे दें तो वो क्या कहलाएंगी, फोटो सेंसिटाइज रिएक्शंस के रूप में काम आती हैं। कभी कभी ये जो एब्जॉर्ब रेडिएशंस होती हैं उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की थर्मल एनर्जी इंक्रीज होती है और किसी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। इंटेंसिटी जो है हमारी एब्जॉर्ब लाइट की, उसे हम मैथमेटिकली लैम्बर्ट या लैम्बर्ट बियर लॉ की फॉर्म में इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं, जैसा हमने पहले लैम्बर्ट लॉ में भी देखा था कि आई एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू I0 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस के एक्स, एंड फॉर बियर्स लॉ आई एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू I0 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर एप्सिलॉन सी एक्स। नेक्स्ट लॉ है स्टोर्क आइंस्टीन लॉ या लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, अर्थात प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम, जैसे कि हम क्वांटम एक्टिवेशन लॉ भी कर सकते हैं। इनके अनुसार यह है कि ऐसी कोई भी स्पीशीज जो चाहे परमाणु हो सकता है या अणु हो सकता है जो कि फोटो एक्टिव है, वो सिर्फ प्रकाश विकिरण का केवल एक क्वांटम का क्या करता है, अवशोषण करता है, वो भी किसका, निश्चित आवृत्ति वाली, यानी कि आने वाली विकिरण की निश्चित आवृत्ति वाले प्रकाश का केवल एक क्वांटम का अवशोषण करता है एक अणु या परमाणु किसी भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में। अर्थात यदि न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन, यदि न्यू आने वाली विकिरण की आवृत्ति है तो जो ऊर्जा है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की विल बी वन क्वांटम विच इज गिवन बाय द प्लैंक्स इक्वेशन EH न्यू। तो सो फॉर 1 मोल इट इज गिवन बाय E इक्वल्स टू NH न्यू, जहाँ N अवोगाद्रो संख्या है। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं NH C बाय लैम्बडा, जहाँ न्यू बराबर होता है C बाय लैम्बडा। यदि यहाँ पर हम इन सभी जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी वैल्यूज को SI टर्म्स में रखें, यानी कि N अवोगाद्रो नंबर्स, H प्लैंक कांस्टेंट एंड C वेलोसिटी ऑफ लाइट को यदि हम रखें तो हम यहाँ देख सकते हैं
कि E बराबर NH C लेमडा में हमने सारी वैल्यूज को यहाँ पर ये रखा, इनको रखा, तो सॉल्यूशन आता हमारे पास में E बराबर 0.1197 डिवाइडेड बाय लेमडा जूल पर मोल। इसका मतलब ये है यहाँ पर कि जो कैलकुलेटेड एनर्जी है एक मोल की, वो कहलाती है यहाँ पर 1 आइंस्टीन। यानी कि ये जो एनर्जी है वो हमारे आने वाली विकिरण जिसकी की तरंगदैर्घ्य लेमड़ा है, यदि वो किसी पदार्थ के द्वारा अवशोषित होती है तो वो ऊर्जा क्या कहलाएगी, 1 आइंस्टीन के बराबर कहलाएगी। इस इक्वेशन 18 से हम ये भी देख सकते हैं कि जी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आइंस्टीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। यानी कि आने वाली विकिरण की तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है आइंस्टीन की वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्ब्डा। According to Einstein law, number of reacting molecule and the number of absorbed quanta are same। यानी कि आइंस्टीन के अनुसार यही इक्विवेलेंस रूल ही यही कहता है कि जितने अवशोषण के क्वांटा हैं उतने ही रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होने चाहिए। लेकिन दिस इज नॉट द केस इन जनरल, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता, बिकॉज देयर आर मेनी रिएक्शंस इन विच देयर आर डिस्क्रिपेंसीज फाउंड। यानी कि बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जहां पर इस प्रकाश रासायनिक तुल्यता के नियम की पालना नहीं होती है। स्टर्क-आइंस्टीन लॉ के बारे में क्या क्या हम और जानकारी यहाँ पर जान सकते हैं वो आप देखिए। इन ए फोटोकेमिकल रिएक्शन ओनली दोज मॉलिक्यूल विच आर फोटोएक्टिव आर कैपेबल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्प्शन। यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि फोटो एक्टिव होते हैं केवल वही क्या करते हैं, ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, फोटो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। So the absorption of light radiation by photoactive molecule is known as the primary process। यानी कि प्राइमरी प्रोसेस क्या है, किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस में प्रकाश का अवशोषण पदार्थ के द्वारा किया जाना ही प्राथमिक प्रक्रम है। These photoactivated molecules are then undergo photochemical reactions। अब ये जो फोटोएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, द्वितीयक प्रोसेस में जाकर के प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न करते हैं, जिसे कि हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रोसेस कहते हैं। However, sometimes it is not necessary। हालांकि यह हमेशा आवश्यक नहीं है कि all molecules undergo photochemical reactions, सभी मॉलिक्यूल फोटोकेमिकल रिएक्शंस करें। Instead, they may either emit radiation, यानी कि या वो क्या कर सकते हैं, वापस से ऊर्जा का उत्सर्जन कर सकते हैं, revert back to their ground state by different mechanism, अलग अलग मैकेनिज्म जो कि फ्लोरेसेंस हो सकता है या फास्फोरेसेंस हो सकता है या अन्य कोई मैकेनिज्म। Sometimes these molecules transfer their energy to other non-photoactive molecule and there is some energy loss। कभी-कभी ये जो photoactivated molecules हमारे ये दूसरे non-photoactive molecules को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं और एनर्जी लॉस हो जाता है। In all above discussion we found that one quantum one molecule theory or the theory of equivalence does not work always। यानी कि जो इक्विवेलेंस थ्योरी है वो हमेशा कार्य नहीं करती है। इसीलिए इस चीज को दूर करने के लिए एक रिलेशन बनाना एब्जॉर्ब क्वांटा और मॉलिक्यूल के बीच में आवश्यक हुआ, जिसे कि हम यहाँ पर क्वांटम यील्ड का नाम देते हैं, यानी कि क्वांटम दक्षता या क्वांटम लब्धि का नाम देते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अवर क्वांटम यील्ड और क्वांटम इफिशियंसी विच इज सिंपली ए रेशो। क्वांटम यील्ड और क्वांटम इफिशियंसी इज व्हाट, इट इज ए सिंपली ए रेशो ऑफ द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, यानी कि क्रियाकारी अणुओं की संख्या का नंबर ऑफ एब्जॉर्ब्ड क्वांटा के साथ अनुपात है इन ए डेफिनेट टाइम। यानी कि एक निश्चित समय में कितने क्वांटा अवशोषित हुए और उनसे कितने अणुओं ने क्रिया किया, उनका एक साधारण सा अनुपात है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Q। इसे हम सिंबल Q के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसके अनुसार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट इंडेफिनेट टाइम, एक निश्चित समय में कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर गए, नंबर ऑफ एब्जॉर्ब्ड क्वांटम ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटम। ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। यदि मॉलिक्यूलर टर्म में यदि हम देना है तो उस टर्म में एब्जॉर्ब क्वांटम किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, आइंस्टीन के टर्म में, नंबर ऑफ एब्जॉर्ब आइंस्टीन इन लाइट इंडेफिनेट टाइम। इसे हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, यानी कि प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल बने, किस आधार पर, कितने क्वांटा अवशोषित हुए। यदि मोल्स की टर्म्स में तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइंस्टीन एब्जॉर्ब्ड, यानी कि कितना आइंस्टीन के अवशोषण से कितने मोल्स जो है प्रोडक्ट के वो बने। तो ये जो रेशो है, ये रेशो हमारा क्या कहलाता है, क्वांटम दक्षता या क्वांटम लब्धता कहलाता है। यूजुअली वैल्यू ऑफ क्वांटम यील्ड इज नॉट यूनिट और 1।
यानी कि यहाँ हम देख सकते हैं कि यदि ये वैल्यू यदि 1 है तो इसका मतलब रूल्स ऑफ या लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस कंप्लीटली फॉलो हो रहा है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और इसकी जो रेंज है वो जनरली 10⁻⁻2 से 10⁻6, यानी कि ये कम भी हो सकता है तो ज़्यादा भी हो सकता है। वैल्यू क्वांटम यील्ड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ए फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि क्वांटम यील्ड की जो वैल्यू है उससे हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस के मैकेनिज्म को हम आसानी से समझ सकते हैं। किस प्रकार से क्वांटम यील्ड का एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन, प्रायोगिक निर्धारण किस प्रकार से किया जा सकता है, वो यहाँ पर हम इस स्लाइड के अंदर देखेंगे। तो क्वांटम दक्षता का निर्धारण करने के लिए हमें दो महत्वपूर्ण चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर आवश्यकता है कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, कि कितने मॉलिक्यूल क्रिया कर गए, जो कि हमें काइनेटिक्स के द्वारा पता पड़ेगा। और फिर सेकंड है नंबर ऑफ एब्जॉर्ब क्वांटा, कितने क्वांटा अवशोषित हुए, जो कि हम विभिन्न प्रकार के थर्मोपाइल टेक्निक्स के द्वारा ज्ञात करेंगे। इन दोनों के ज्ञात होने पर हम आसानी से क्वांटम दक्षता का निर्धारण कर सकते हैं। एक जनरल सेटअप और जो डिस्कशन है एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन का, वो किस प्रकार से किया जा सकता है वो आगे के डिस्कशन में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। ये सिंपल एक फोटो है जिसमें कि हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। यहाँ पर ए आपका एक लाइट सोर्स है, ये स्प्लिट है, लेंस मोनोक्रोमेटर, मोनोक्रोमेटर से पास होकर रिएक्शन सेल में जो कि थर्मोस्टेट से कवर्ड है, और फिर यहाँ डिटेक्टर है जहाँ पर लाइट्स को डिटेक्ट किया जाता है उसके इंटेंसिटी को। एक एक करके हम इन चीज़ों के बारे में जानकारी यहाँ पर प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे लाइट सोर्स के बारे में। सो लाइट सोर्स इज सेलेक्टेड एज पर रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी, यानी कि जो लाइट सोर्स है वो हमारी आवश्यकता अनुसार कौन से आवृत्ति की विकिरण हमें चाहिए उसके अनुसार हम तय करते हैं। जनरली सनलाइट, मर्करी वेपर लैंप, टंगस्टन लैंप या गैस डिस्चार्ज लैंप को हम काम में लेते हैं, जैसे कि यूवी विजिबल के लिए टंगस्टन लैंप और यूवी रेडिएशन मर्करी वेपर लैंप। मोनोक्रोमेटर, मोनोक्रोमेटर का मतलब ही है कि एक वर्णक, अर्थात जो विकिरण सोर्स के द्वारा आती है, प्रकाश स्रोत के द्वारा, उसमें सभी प्रकार की आवृत्ति वाली विकिरण होती है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ एक वर्ण यानी कि एक ही आवृत्ति या एक तरंगित वाली ही विकिरण की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए जो लाइट सोर्स से जो विकिरण आती है वो लेंस बी से पास होकर के जब मोनोक्रोमेटर से गुजरती है तो वहां पर वो क्या होती है, एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाती है। अनडिजायर्ड रेडिएशंस को वहां से हम हटा सकते हैं। तो ये काम हमारे मोनोक्रोमेटर का है। मोनोक्रोमेटर से पास होने के बाद में रिएक्शन सेल, यानी कि जो सैंपल है हमारा या जो कंपाउंड हमारा या जो सबस्ट्रेट है हमारा, जो मैटर है वो कहाँ रखा रहता है, सैंपल सेल में, यानी कि रिएक्शन सेल में। इट इज आइदर मेड अप ऑफ सिंपल ग्लास यदि हम विजिबल लाइट लेते हैं, और क्वार्ट्ज यदि हम यूवी लाइट लेते हैं। इट इज विंडो पैरेलल टू द पाथ ऑफ रेडिएशन, यानी कि विकिरणों के पाथ के समानांतर इनमें एक विंडो होती है जहां से कि लाइट पास हो सके। दे हैव इनबिल्ट थर्मोस्टेट आल्सो, यहाँ पर एक इनबिल्ट क्या है, तापस्थायी भी लगा रहता है। फॉर यूवी लाइट क्वार्ट्ज सेल प्रेफर होता है और विजिबल के लिए सिंपल ग्लास प्रेफर्ड होता है। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रिएक्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर अवेलेबल, अलग अलग प्रकार के अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग प्रकार के रिएक्शन सेल्स उपलब्ध हैं, जैसे कि ये कुछ दो फोटो यहाँ दिखा रखे हैं आपको। नाउ डिटेक्टर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप। यहाँ पर जो आने वाली विकिरण है जो सैंपल से निकल करके आती है उसकी इंटेंसिटी को क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। ऑन द टाइप ऑफ नेचर ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, कई प्रकार के डिटेक्टर हमारे पास में उपलब्ध है कि किस प्रकार की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, उस आधार का डिटेक्टर हम यहाँ पे काम में लेते हैं। जैसे हम रेडियो माइक्रोमीटर, रेडियो माइक्रोमीटर में क्या है कि एक थर्मोकपल या एक कोइल है जो कि दो चुंबकीय धुरों के बीच में क्या है, लटकी रहती है। इस कोइल को हम क्या करते हैं, प्रकाश विकिरणें जो कि इसके ऊपर गिरती है उससे ये गर्म होती है और क्या है, करंट फ्लो होता है। और ये जो करंट फ्लो होता है वो करंट फ्लो दोनों ध्रुवों पर उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र के कारण डिफ्लेक्ट होती है। और ये जो डिफ्लेक्शन है यही क्या है, द्योतक है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट रेडिएशन का। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में यदि मैं आपको समझाऊं यहाँ पर तो क्या है कि दो चुंबकीय ध्रुव नॉर्थ एंड साउथ पोल हैं, उनके मध्य में हमने एक कॉइल को लटका दिया है। उस कॉइल को हम जो हमारे सैंपल से होकर के रेडिएशन पास होकर के आती हैं उसको उस पर डाला जाता है, जिससे कि वो कॉइल गर्म होगी। गर्म होने पर वहाँ करंट का फ्लो होगा और वो जो करंट फ्लो है वो इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा डिफ्लेक्शन होगा, यानी कि उसमें क्या होगा, विचलन होगा।
वो जो विचलन की मात्रा है वही विचलन की मात्रा हमारे आने वाली लाइट रेडिएशन के इंटेंसिटी का द्योतक है। तो ये एक प्रकार का डिटेक्टर है जिसे हम रेडियो माइक्रोमीटर कहते हैं। दूसरे प्रकार का डिटेक्टर है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। यहां पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के आधार पर हम इस विकिरण की तीव्रता को नापते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रोस्कोप होता है जिसमें कि गोल्ड फॉइल होता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के द्वारा निकलता है तो गोल्ड फॉइल की जो पत्तियां होती हैं उनको खोल देता है। तो वो पत्तियां जो है गोल्ड फॉइल की कितनी मात्रा में खुलती हैं वो द्योतक है इस बात का कि कितना उन्होंने विकिरणों का क्या किया, अवशोषण किया है। यहाँ पर लिथियम और सोडियम मेटल जो क्या है प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाएंगे, और इलेक्ट्रोस्कोप के गोल्ड फॉइल के द्वारा, ये इलेक्ट्रोस्कोप है यहाँ पर उसके गोल्ड फॉइल के द्वारा वो लगे हुए हैं क्लोज्ड वेसल में। तो जब भी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा गोल्ड फॉइल जो होंगी क्या होंगी, खुल जाएंगी करंट के बहने से, और हमारी जो इंटेंसिटी है वो इसका एक द्योतक है कि कितनी जो है गोल्ड फॉइल जो है स्वर्ण की जो पत्तियां हैं वो खुलती हैं। इससे हम जो तीव्रता है उसका अंदाजा या उसका मान लगा सकते हैं। तीसरे प्रकार का जो डिटेक्टर कैटेगरी है वो केमिकल एक्टिनोमीटर, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई एक रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, रासायनिक विश्लेषण के द्वारा हम डिटेक्टर के माध्यम से जो विकिरण की तीव्रता उसका पता लगाते हैं। फोटोसेंसिटाइज्ड गैस मिक्सचर्स और सॉल्यूशंस आर यूज्ड। दिस इंस्ट्रूमेंट्स वर्क्स ऑन द थ्योरी that a definite solution of reaction takes place, that a definite amount of reaction takes place, यानी कि अवशोषण के द्वारा एक निश्चित मात्रा में अभिक्रिया का संपादन होना, यह है इस केमिकल एक्टिनोमीटर की मुख्य क्या है, बेसिक थ्योरी है इसकी। सो रिएक्शन मेजर इज ए मेजर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन, यानी कि कितनी मात्रा में अभिक्रिया संपन्न होती है यह हमारी उस विकिरण की तीव्रता का द्योतक है। कुछ एक्टिनोमीटर्स को यहाँ पर ब्रीफली डिस्क्राइब किया है, जिसमें कि सबसे पहले हम देख सकते हैं बुनसेन एंड रोसोज एक्टिनोमीटर। इस एक्टिनोमीटर के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बल्ब ए है और एक बल्ब बी है। इस बल्ब ए और बी के ऊपर यहाँ पर H2 और क्लोरीन गैस हम भर देते हैं। जैसे ही यहाँ पर H2 और क्लोरीन गैस है वो मिलकर के HCl गैस बनाती है, तो ये जो वाटर है वो उस HCl गैस का अवशोषण करता है। अवशोषण होने के साथ ही यहाँ स्पेस वैकेंट होने से यहाँ से पानी यहां से पास होते हुए यहां पर आता है। तो कितनी मात्रा में पानी प्रवाह होकर के यहां आता है, ये ग्रेजुएटेड ट्यूब्स है, यहाँ पर अंशांकित नली है, तो इसके आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि कितनी अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न हुई। ड्यू टू दिस वाटर फ्लोज फ्रॉम बल्ब ए टू बल्ब ए वाया सी, द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लू और डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन, यानी कि यहाँ पर कितनी मात्रा में H2Cl2 ने प्रकाश का अवशोषण किया वो किससे अंदाजा लगाएंगे हम कि भाई यहाँ से कितना पानी यहाँ पर बहा। ये बुनसेन एंड रोसोज एक्टिनोमीटर के द्वारा हम लगा सकते हैं पता। एल्डर्स एक्टिनोमीटर, यहाँ पे इन्होंने मर्क्यूरियस क्लोराइड के द्वारा प्रकाश विकिरण की तीव्रता का अध्ययन किया। मर्क्यूरियस क्लोराइड की जब अमोनियम ऑक्सीलेट के साथ अभिक्रिया होती है तो मर्क्यूरियस क्लोराइड का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का गैस निकलती है। तो जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड या मर्क्यूरियस क्लोराइड फॉर्म्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड, यानी कि कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हुई या कितनी मात्रा में मर्क्यूरियस क्लोराइड का निर्माण हुआ, यह हमारी क्या है, किस चीज का द्योतक है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड का। इसी प्रकार से थर्ड एक्टिनोमीटर है यहाँ पर यूरेनिल ऑक्सैलेट एक्टिनोमीटर। यहाँ पर यूरेनिल ऑक्सैलेट जो है वो तो फोटोसेंसिटाइजर के तौर पर कार्य करेगा, जो कि 235 नैनोमीटर से 435 नैनोमीटर की रेंज में कार्य करता है। ये यूरेनिल ये क्या कह सकते हैं कि यूरेनिल ऑक्सैलेट सॉल्यूशन है, जो कि सबसे पहले प्रकाश विकिरण का अवशोषण करके क्या करता है, उत्तेजित अवस्था में आता है, और फिर यही हमारी रिएक्शन को क्या करता है, फोटोसेंसिटाइज करेगा। ये रिएक्शन को फोटोसेंसिटाइज करेगा। ऑक्सैलिक एसिड जो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O के अंदर क्या है, यहाँ पर डिसोसिएट हो जाता है। तो हमें यहाँ पर इस अभिक्रिया का अध्ययन कैसे करना है, इस ऑक्सैलिक एसिड की मात्रा का पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में अनुमापन करके, क्योंकि जितना पोटेशियम या ऑक्सैलिक एसिड यहाँ पर खत्म हुआ उतना ही यहाँ पर क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या H2O बना। तो उसका हम पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में आकलन करके अनुमापन के द्वारा यहाँ पर ये ज्ञात कर सकते हैं कि कितना जो है विकिरण का अवशोषण हुआ है। तो इस प्रकार से ये केमिकल एक्टिनोमीटर कार्य करते हैं। फोर्थ कैटेगरी जो है डिटेक्टर की वो है थर्मोपाइल्स, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर कि दो या अधिक धातुओं की जो प्लेट्स हैं वो एक साथ आपस में कनेक्टेड रहती हैं।
दीज आर डिफरेंट मेटल सीरीज कनेक्टेड बाय गैल्वेनोमीटर। मेटल सीरीज है जो कनेक्टेड होती है गैल्वेनोमीटर से, जिसका कि एक एंड कोटेड होता है विद लैंप ब्लैक या प्लेटिनम ब्लैक से। दिस थर्मोपाइल इज केप्ट इनसाइड द ग्लास और क्वार्ट्ज वेसल, इसको कि हम ग्लास या क्वार्ट्ज वेसल के अंदर रख सकते हैं। व्हेन लाइट रेडिएशंस थ्रू द रिएक्शन सेल, जब अभिक्रिया माध्यम के द्वारा विकिरणें इस पर गिरती हैं ब्लैक सरफेस पर, तो ये गर्म होता है। गर्म होने से क्या टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होने से करंट फ्लोज हुई, करंट फ्लोज होने से हम यहाँ लगा सकते हैं कि कितना अवशोषण हुआ। तो इस प्रकार से डिटेक्टर कैसे कार्य करते हैं, ये इन 4 प्रकार के जो डिटेक्टर्स है वहां पर हम समझ सकते हैं। एक और है गाइगर मुलर काउंटर, जहां पर आयोनाइजेशन चैम्बर होता है और एयर प्रेजेंट होती है इनसाइड द चैम्बर, वो आयोनाइज होती है बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। इस एयर के आयोनाइजेशन होने से इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज होता है, जहां पर हम रिएक्शन साइट में ही वहीं पर ही हम क्या कर सकते हैं, इस रेडिएशन की इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ कैन वी डिटरमाइन क्वांटम यील्ड बाय एक्सपेरिमेंटल डिटेक्टर। तो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इस सेटअप को हम करके सबसे पहले हम एम्प्टी यानी कि सॉल्वेंट को हम रिएक्शन सेल में रखते हैं और हम इंटेंसिटी को डिटेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद में हम हमारे रिएक्शन सॉल्यूशन को रखते हैं और फिर डिटरमाइन करते हैं और इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं, और जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस से हम यहाँ पर कैलकुलेशन के माध्यम से हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं कि किस प्रकार से क्वांटम यील्ड को निर्धारित कर सकते हैं बाय सिंपल मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस। नाउ यहाँ हम यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं कि कुछ अभिक्रियाएं जिनकी की क्वांटम यील्ड कितनी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं H2Br2 इस वेवलेंथ पर 510 नैनोमीटर पर 0.01, अगेन अमोनिया की कम है। तो ये जो रेड कलर से जो 4 रिएक्शंस दिख रही हैं, इन सब की क्वांटम यील्ड कम या बराबर है आसपास 1 या 2। तो ये कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनके को क्वांटम यील्ड आपको बहुत अधिक मिल रही है, 10⁻³ to 6 रेंज में जा रही हैं। क्वांटम यील्ड की व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, जो पिछली टेबल में हमने देखा है यहाँ पर, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस है, यानी कि दैट इज 1:1 इज फॉलोड बाय ओनली फ्यू रिएक्शंस। देयर आर रिएक्शंस विद लो एंड हाई क्वांटम यील्ड्स। तो वहां पर हमने जो अभिक्रियाएं देखी उनमें क्वांटम यील्ड कम वाली भी अभिक्रियाएं हैं तो अधिक वाली भी हैं। तो अकॉर्डिंग टू बॉन्ड-एंस्टीन एंड फोटोकेमिकल प्रोसेसेस अकर वाया 2 सब प्रोसेसेस। हम जानते हैं प्राइमरी प्रोसेस होता है, सबसे पहले AB एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में और फिर वो डिसोसिएट होकर के मॉलिक्यूल्स में या रेडिकल्स में कन्वर्ट होता है, और फिर उसके बाद में सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर यहाँ पर ये जो रेडिकल्स हैं या जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, आगे रिएक्शन करते हैं। अब यदि यहीं पर या यहाँ पर ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर है या रिएक्शंस आगे कर रहे हैं, यदि किसी न किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस होता है तो इस क्वांटम यील्ड में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि लो एंड हाई क्वांटम यील्ड के क्या कारण है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हाई क्वांटम यील्ड के क्या कारण है। सो द स्पीशीज विच इज एक्साइटेड इन प्राइमरी प्रोसेस, यानी कि जो प्राथमिक प्रक्रम में जो स्पीशीज एक्साइटेड हुई है वो टेक्स पार्ट इन सेकेंडरी प्रोसेस एंड फॉर्म अदर एक्साइटेड स्पीशीज, यानी कि उसने क्या किया कि सेकेंडरी प्रोसेस में और अन्य स्पीशीज को एक्साइटेड कर दिया। तो रिएक्शन देन अकर्स कंटिन्यूअसली, तो अभिक्रिया कंटिन्यूअसली होगी एंड हेंस क्वांटम यील्ड फॉर सच रिएक्शंस विल बी मोर देन 1। तो ऐसी अभिक्रियाओं के लिए जो क्वांटम यील्ड है वो निश्चित रूप से 1 से अधिक होगा। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ HCl बाय H2 एंड Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में H2 और Cl2 के द्वारा HCl का निर्माण, जिसकी क्वांटम दक्षता 10⁶ तक हो सकती है, 10⁶ तक हो सकती है। ये जो रिएक्शन है वो चेन रिएक्शन को फॉलो करती है जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसीलिए इसकी क्वांटम दक्षता इतनी अधिक है। लो क्वांटम यील्ड के कई कारण हो सकते हैं, यानी कि जो एक्साइटेड स्पीशीज फॉर्म्ड हुई है प्राइमरी प्रोसेस में गेट्स डीएक्टिवेट हो जाए, निष्क्रिय हो जाए बाय कोलाइडिंग विद द नॉन एक्साइटेड स्पीशीज, यानी कि जो अदर नॉन एक्साइटेड स्पीशीज रह गई यदि वो उनसे कोलाइड हो जाए तो अपनी एनर्जी लॉस कर देगी, तो इस कंडीशन में क्वांटम यील्ड कम हो जाएगी। प्राइमरी प्रोसेस में गेट्स रिवर्स्ड, यानी कि एक्साइटेशन तो हुआ लेकिन वो वापिस से क्या कर ले, आपस में कंबाइन कर ले, यानी कि डिसोसिएशन हो गया, ए बी एक्साइटेड होकर के ए एंड बी बन गया, लेकिन वो वापिस से यदि दोनों के दोनों कंबाइन हो गए तो आपका मॉलिक्यूल वापिस से अपनी पुरानी स्थिति में आ गया। तो इस स्थिति के अंदर भी क्या होगा, क्वांटम दक्षता कम हो जाएगी। क्वांटम यील्ड इज आल्सो लो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस एट नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कि किसी भी प्रकार की ऊष्माशोषी अभिक्रिया यदि है तो उस अभिक्रिया के लिए भी
क्वांटम दक्षता क्या होती है, शून्य होती है। फॉर्मेशन ऑफ HBr बाय H2 एंड Br2 इज ए चेन रिएक्शन स्टेप, चेन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो चेन रिएक्शन फ्री रेडिकल का निर्माण हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन फ्री रेडिकल से HBr का जो फॉर्मेशन है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इन दिस चेन रिएक्शन द चेन प्रोपगेशन इज एंडोथर्मिक। इस कारण से इस अभिक्रिया का जो रिएक्शन रेट है वो बहुत कम हो जाता है और क्वांटम दक्षता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कभी कभी क्वांटम दक्षता का मान प्रेजेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स की वजह से कम हो जाता है, जैसे कि H2Cl2 की क्वांटम दक्षता यदि ऑक्सीजन उपस्थित होगी तो कम हो जाएगी। सिंस लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज वेरी लो, क्योंकि उत्तेजित अवस्था की जो लाइफ टाइम है वो बहुत कम होती है। यदि उसने क्रिया नहीं किया और कोई अभिक्रिया नहीं बनी, उत्पाद नहीं बना, तो अपनी एनर्जी को क्या कर देगा, बाय रेडियोएक्टिव प्रोसेसेस लाइक फ्लोरोसेंस के द्वारा वो क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कि कम या अधिक क्वांटम दक्षता के क्या क्या कारण रहे। नेक्स्ट यहाँ है कि क्वांटम दक्षता को कौन कौन से ऐसे कारक है जो कि प्रभावित करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन। ध्यान रखिए कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन तो सीधे सीधे समानुपाती है उसके अभिक्रिया वेग के, यानी कि अभिक्रिया का जो वेग है वो तो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती है, लेकिन क्वांटम दक्षता इंटेंसिटी के व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि क्वांटम दक्षता डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, न कि इंटेंसिटी पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेवलेंथ ऑफ लाइट रेडिएशन अगेन इसी का पार्ट है। जनरली क्वांटम हीट इज वेरी लो, इज लो एट हाई वेवलेंथ, यानी कि अधिक तरंग दैर्ध्य पर क्वांटम दक्षता का मान कम होता है। टेम्परेचर के साथ में ये रिलेशन है उसका, d log phi by dt is equals to q upon RT square. Phi is quantum yield, q is the heat liberated. इनर्ट गैस, अक्रिय गैसों की उपस्थिति से क्वांटम दक्षता का मान बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी उपस्थिति की वजह से जो हमारे एक्साइटेड मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, जो कि स्वतंत्र होकर के सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और अभिक्रिया उत्पाद में वृद्धि करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि क्वांटम दक्षता का मान यानी कि अभिक्रिया का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट, जबलॉन्स्की डायग्राम। डियर फ्रेंड्स, इस डायग्राम और इससे संदर्भ में जो विवेचना है वो हम आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यू मस्ट हैव लर्नड समथिंग फ्रॉम दिस लेक्चर कि किस प्रकार से जो फोटोकेमिकल लॉज हैं वो क्या क्या होते हैं, ग्रोथर-स्ट्रेपर लॉ क्या है, लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या है, और क्वांटम दक्षता क्या होती है, क्वांटम दक्षता का कैसे निर्धारण किया जाता है, डिटेक्टर क्या होते हैं, कम या ज़्यादा क्वांटम दक्षता के क्या कारण हैं। डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। निश्चित रूप से चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के एंड में जो एंड स्क्रीन है वहाँ सजेशंस में वीडियोस को आप देखिए। निश्चित रूप से आपको इनसे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू।